सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और जिस सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। और यह क्वेश्चन पेपर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे है जो 2022 और 23 के लिए एग्ज़ाम है, उसके लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, साथ में इसमें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। वीडियो में बने रहिए एंड तक। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्लास 10th में किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार जो इंग्लिश का पेपर है वो किस दिन होना है। तो इंग्लिश का पेपर इस बार बुधवार 1 मार्च 2023 को होगा, सुबह 8 बजे से 11:15 तक अंग्रेजी का पेपर होगा अगर आप यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो। वहीं अगर हम बात करते हैं सीबीएसई वाले स्टूडेंट की, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का पेपर 24 फरवरी 2023 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। और इनमें 2 पेपर कोड हैं, तो एक है 001। तो अगर आपका यह पेपर है तो आपको इंग्लिश इलेक्टिव देना है, और अगर आपके पेपर का कोड 301 है तो इंग्लिश कोर ये वाली सब्जेक्ट आपको देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 2 पेपर हैं। बात करते हैं अगर हम इसके OMR सीट के बारे में, तो OMR सीट आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिनको आपको इसी विकल्प में भर करके आंसर देना होगा। इस तरीके से ए वाले को गोला करेंगे, अच्छे से गोला करेंगे। हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में किया गया है, इस तरीके से आपको गोला करना है। न कि आपको ऐसे कट लगाना है या आधा कट लगाना है या सही या गलत, ऐसे नहीं मारना है। आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गोला करना है, क्योंकि यह कंप्यूटराइज तरीके से जाँच होता है। और यह गोला अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है तो कंप्यूटर इसको जांच करते में गलत कर देगा अथवा निगलेक्ट कर देगा, और इसके कारण आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। और ध्यान रहे कि जब भी आप पेपर दें तो आपको यहाँ पे जिला का कोड और उसका नाम लिखना ज़रूरी है, केंद्र का कोड लिखना ज़रूरी है, अनुक्रमांक अपना लिखना ज़रूरी है, और विषय का कोड तथा विषय का नाम, और जो प्रश्न पत्र यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर अंकित जो उसकी संख्या होती है उसको यहाँ पे दर्ज करना होता है। यहाँ पे OMR क्रम संख्या दी रही होगी, तो इसको आपको आंसर शीट पे दर्ज कराना होगा। यहाँ पे हो सकता है कोई बार कोड होगा। तो जहाँ पे आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा, और ध्यान रहे कि आप इसमें गलतियाँ ना करें। ठीक है, आपको किसी वाइटनर या इरेज़र इस तरीके का चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। गोला बनाने के लिए आपको ब्लैक अथवा ब्लू कलर की पेन का यूज़ करना है। तो ये तो रहे आपके बेसिक से इंस्ट्रक्शन। अब चलिए हम क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी लर्निंग ट्यूटोरियल, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022 से 2023। यहाँ पे टाइम 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 70 नंबर के होंगे। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यह चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है कुछ गलतियाँ इसमें कर दें। ठीक है, इसलिए आप इसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इसके कारण हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किया गया हो, तो इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। मतलब जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वह विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। अगला है नोटिस कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड अ तथा खंड ब। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। जो भाग 1 है, मतलब कि जो खंड अ है, उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसके उत्तर 1 अंक के होंगे प्रत्येक प्रश्न के। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आप OMR सीट पे सर्कल करेंगे उसमें आपको कोई भी इरेज नहीं करना है, ना कोई कट लगाना है, ना उसमें वाइटनर का प्रयोग करना है।
अगला इसमें है पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। खंड बी में वर्णनात्मक प्रश्न है, मतलब कि आपको लिखने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। तो ये कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन थी जैसे कि हमने आपको बताया। अब चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कि जो इंग्लिश का पेपर आपका इस बार होगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक एक्टिव वॉइस और एक नरेशन होगा, और एक आपको करेक्ट करने के लिए दिया जाएगा और एक पंक्चुएट करने के लिए दिया जाएगा, और बाकी आपको एक पोयम लिखने के लिए आएगा, एक एसे लिखने के लिए आएगा और एक लेटर राइटिंग आएगा, और क्वेश्चंस आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इस बार का पेपर आपका होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए मतलब खंड अ, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे टोटल 20, और इसमें हो सकता है कि आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर बहुविकल्पी रूप में होगा। इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद से जो इसमें आधारित प्रश्न है उसके उत्तर इस पैसेज के आधार पे दीजिए। तो मैं इस पैसेज को पढ़ता हूँ। कहा गया है स्मोकिंग इज़ द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इट इज़ किलिंग अबाउट 2200 people in India every day. That means 1 every 40 seconds. It is alarming that in spite of this, smoking is increasing among the youth of India. According to World Bank study, India, Indonesia and China are the only countries in the world where incidents of smoking is going up. It is increasing not only in the cities but also in towns and villages. Higher education groups are also taking to smoking more readily. Since smoking enjoys social acceptance, it is easy to get cigarettes. What starts an experiment soon turns into a habit. It is difficult to give up smoking because unlike other drugs, craving for its immediate nicotine in cigarettes bring structural change in brain. Its non-availability can cause symptom of exhaustion. Smoking also has a strong associational aspect. People smoke while reading, after meals or with a cup of coffee. बेसिकली इस पैसेज में आपको यह बताया गया है कि जो सिगरेट है मतलब कि जो धूम्रपान है उसके करने से हर 40 सेकेंड में 2200 से भी ज़्यादा लोगों की भारत में मृत्यु होती है, और स्मोकिंग का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पहले यह शहरों में होता था, अब यह गांव तथा कस्बों में भी होने लगा है। अब भारत, इंडोनेशिया और चाइना में यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मतलब स्मोकिंग। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड स्टडी मतलब WHO जो है उसके आधार पे यह बताया गया है कि हर 40 सेकेंड में 2200 लोगों की धूम्रपान के कारण से मृत्यु होती है, और स्मोकिंग करने वाले बच्चे भी अब आ रहे हैं, और स्मोकिंग का एक जो सबसे आसान सा दरिया अब सिगरेट बन चुका है, जरिया। ठीक है, और स्मोकिंग जो करते हैं वो बताया गया है कब किया जा रहा है। तो स्मोकिंग खाने पे करते हैं लोग, चाय पीने के पहले करते हैं और कॉफ़ी पीने के पहले करते हैं। ठीक है, और रीडिंग पढ़ते समय स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है, अब चलिए इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पैसेज के आधार पे है, द नाउन फॉर्म ऑफ प्रिवेंटेबल इज। तो प्रिवेंटेटिव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रिवेंटेटिव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये वाला प्रिवेंटेटिव। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपल डाई। मतलब भारत में 2200 लोग मरते हैं किसके कारण से? ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू फ्रॉड एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्यू टू स्मोकिंग, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि धूम्रपान से 2200 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं वो 40 सेकेंड में। ठीक है, तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था पैसेज में, ध्यान से पढ़ेंगे आप तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। आगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज, मतलब धूम्रपान की आदत को छोड़ना काफ़ी कठिन है। किस कारण से? तो किस कारण से कठिन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेविंग ऑफ अ सिगरेट इज़ इमीडिएट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला कहा गया है 4 to 8, यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा गया है क्वेश्चन 4 to 8, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब भरनी है और इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
कहा गया है आई, फिर खाली स्थान है, देयर विथ माई पेरेंट्स। इसमें आपको कौन सा करेक्ट आंसर है उसको आपको OMR शीट में सर्कल करना है। तो आई विल गो, फिर है आई हैड गॉन, फिर है आई वेंट, फिर ऑल ABC आर करेक्ट। यहाँ पे आपको विल गो भरना है या हैड गॉन या वेंट या सभी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आई विल गो भी सही लग रहा है, आई हैड गॉन भी ठीक है, आई वेंट भी सही है, क्योंकि अगर आप इस वाक्य को पूरा करेंगे तो ग्रामेटिकली यह वाक्य करेक्ट है। जैसे आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी करेक्ट है। आई हैड गॉन विथ देयर माई पेरेंट्स, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही है। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ABC आर करेक्ट, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कहा गया है देयर, फिर खाली स्थान है, सम बुक्स इन हिज बैग। इसमें आपको भरना है हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा करेक्ट वर्ब है? पहला ऑप्शन है इज, दूसरा वेयर, तीसरा वाज, चौथा हैव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेयर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो देयर वेयर सम बुक्स इन हिज बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं छोटे छोटे करके, इनको अरेंज करके आपको अर्थ वाला एक वाक्य बनाना है। मतलब कि एक ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कुछ अर्थ निकले, ये नहीं कि किसी भी तरह से आप इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं सभी ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूँ। माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। अगला है ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर। अगला है माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। अगला है टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइस लव्स। इसमें जो करेक्ट आपको दिख रहा होगा वो यही है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। मतलब उस शब्द को ढूंढना है जो शुद्ध है। तो यहाँ पे रिसीव का मीनिंग लिखा गया है RECEIVE, फिर है RESIVE, फिर है REIEVE, अगला है RECIVE। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RECEIVE। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सेम प्रोसेस वही है, खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको कोई सा भी एक वर्ड भरना है जो करेक्ट होगा। ही जंप्ड, खाली स्थान है, द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनटू। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इन है, इनटू है, फ्रॉम है, एट है। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ पानी में डूब रही होती है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, मतलब वह पानी में कूदा उस डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। ठीक है, मतलब कि वह कुएं में कूदा डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इस पद्य को आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद से आप 9 से 10 वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं इस पैसेज को पढ़ता हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी ducklings who were beaten by death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem in the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned my extra homework. Basically, इस पैसेज में होता क्या है कि एक मदर डक है और एक फादर डक है। इनके 3 बच्चे हैं। होता क्या है कि जो इनका फादर डक है, मतलब फादर स्वान, वो क्या करते हैं कि अपने तीनों बच्चों को बीटन मतलब काट करके उसको मार डालते हैं। तो इसलिए मारते हैं क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा बोलते रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह कहानी उसी से रिलेटेड है और यहाँ पे इसी पैसेज में से आपको 2 क्वेश्चंस दिया जाएगा और उनका आंसर आपको इन्हीं पैसेज में से खोजना होगा। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9। इन एनी पोएम्स द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइज। मतलब यहाँ पे जो कविता लिखी गई है या जो पैसेज लिखा गया है, इसमें डकलिंग्स और फादर को आप क्या कह सकते हैं? तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो कह रहा है कि जो फादर स्वान है उसको तो आप पेरेंट्स कहेंगे, जबकि जो डकलिंग्स यानी कि ये वाला है इसको आप क्या कहेंगे? 3 बेबी। मतलब कि डकलिंग्स को आप क्या कह सकते हैं? चिल्ड्रेन, और जो फादर स्वान है उसको आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब मिस्टर कीसिंग एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देती थी, क्यों? इसमें ऑप्शन है ही हेटेड हर, अगला है एनी वाज पुअर इन मैथ, अगला है एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, अगला है एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी वाज पुअर इन मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब 11 से 13 तक के जो प्रश्न है उनका आपको उत्तर देना है ऑप्शन से आधार पे जो इसमें करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है मंडेला पास्ड, फिर खाली स्थान है ईयर्स इन जेल, ऑप्शन दिया गया है 27, 32, अगला है 30, अगला है 29। तो मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए? तो 27 साल बिताए। अगर आपने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला लेसन पढ़ा होगा तो आपको यह चीज़ें क्लियर होगी। उसमें होता क्या है कि एक काला व्यक्ति होता है जो जिसका विरोध पूरी जनता कर रही होती है, उसको बंद कर दिया जाता है जेल में 27 सालों के लिए, ठीक है। और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि वह काला होता है और वह थोड़ी सी नीच जाति से आता है, इसलिए बाद में जब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता, राष्ट्रपति वहाँ का बन जाता है, तो वहाँ की जो जनता और पुलिस रहती है उसको सलाम करती है। तो ये कहानी उसी के आधार पे है। अगर आप इसकी कहानी पढ़ लेंगे तो आपको यह सब क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो की आशा क्या थी? ऑप्शन दिया गया है ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अगला ऑप्शन है अ न्यू मोटरसाइकिल, अगला ऑप्शन है ए ट्रैक्टर, अगला है नॉन ऑफ एबव। मतलब कि लेंचो की आशा क्या थी? तो लेंचो की आशा जो थी वो थी ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, मतलब कि वह चाहता था कि मेरे फसलों के लिए एक बारिश आ जाए। बेसिकली यह जो लेसन है ए लेटर टू गॉड, उससे यह क्वेश्चन लिया गया है। इसमें होता क्या है कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति रहता है जिसका खेत पहाड़ी के टॉप पर होता है और वह खेती करता रहता है। वहीं पे होता क्या है कि एक बार बारिश बहुत कम होती है और उसकी फसलों को बारिश की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वह सोचता है कि मेरी फसलों में बारिश हो और मेरी फसलें अच्छी उगें। लेकिन बारिश तो होती है, लेकिन हल्की हल्की होने के बाद से फिर वह बारिश ओले का रूप ले लेती है और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसी कारण से वह पत्र लिखता है और पत्र जब लिखता है तो पोस्टमैन पाता है। पोस्टमैन पाने के बाद से जो उसका पोस्टमैन का बड़ा अधिकारी होता है उसके पास लेकर जाता है और वह पोस्टमैन 70 पीओस मतलब 70 मुद्राएं इकट्ठे करके लेंचो को भेज देता है। बाद में लेंचो जब वह लेटर पाता है तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लेटर में 100 पीओस की मांग की थी। उसे लगता है कि भगवान ने मुझे 100 पीओस दिए होंगे लेकिन ये सब 30 पीओस खा लिए हैं, इसीलिए उन सब पर गुस्सा हो जाता है। बेसिकली यह कहानी उसी पर आधारित है। बाकी इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसे कहानी डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं सभी कहानी को इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे द बस कंडक्टर वाज ए, फिर खाली स्थान है मैन। जो बस कंडक्टर था वो किस प्रकार का आदमी था? रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। यह जो क्वेश्चन है आपका मैडम राइट्स बस उस लेसन से लिया गया है, ठीक है। वल्ली कन्नन इसके लेखक हैं। इसमें होता क्या है कि एक वल्ली नाम की लड़की होती है जिसको बस की यात्रा करना काफ़ी पसंद होता है। वह कई साल से पैसे को इकट्ठा करती है और बस की यात्रा करने के लिए टिकट का जुगाड़ करती है। और जितने भी उसको पैसे मिलते थे खाने पीने के लिए वो सभी को जुटा करके रखती है ताकि वह बस का टिकट खरीद सके और अच्छे से घूम सके, ठीक है। और भी इसमें इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जो बस कंडक्टर था वो किस प्रकार का आदमी था? ऑप्शन है रूड, जॉली, सेल्फिश, स्ट्रेंज। बस कंडक्टर जॉली प्रकार का आदमी था, हंसमुख मिजाज वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है 14 वाला का और 15 वाले का। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मतलब कि यहाँ पे अमांडा नाम की एक लड़की है। बेसिकली यह पोएट्री से लिया गया है। अमांडा एक लेसन है, उससे लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधे को मुचकाओ मत।
स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। इस तरीके से उचक कर मत बैठो, सीधा बैठो अमांडा। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अमांडा की जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं अमांडा को कि अपने नाखूनों को मत काटो, अपने कंधे को टेढ़ा मत करो, और खुद को टेढ़ा मत हो, सीधा बैठो अमांडा। यही बेसिकली इसमें कहा गया है। तो इसके आधार पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स। आपको कहा गया है कि इन लाइनों के जो स्पीकर हैं कौन है। तो ऑप्शन है अमांडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर नाइबर्स। बेसिकली उसकी मम्मी कह रही थी, तो उसकी मम्मी के लिए क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स। ठीक है, न कि उसके नाइबर्स थे, न कि अमांडा, न कि उसके फ्रेंड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज अमांडा इज अ गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटीडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। मतलब कि जो वक्ता है वो किस लिए अमांडा को ऐसा कह रहा है, तो वह चाह रहा है कि अमांडा की आदतों में और सुधार हो और बेहतर हो सके, इसलिए। तो इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, मतलब सूचनाएं अमांडा को और अच्छे व्यवहार करने पे मजबूर करेंगी, इसलिए उसको ऐसा कहा जा रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 16 से 20 तक के जो प्रश्न है उनका आंसर देना है जो इसमें फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। बेसिकली यह क्वेश्चन ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी नाम से लिया गया है। इस लेसन की यह कहानी है कि इसमें एक औरत होती है जिसका नाम होता है मिसेस पंफरी और उसका एक डॉगी होता है। ठीक है, उसका डॉगी काफ़ी हेल्दी होता है। हेल्दी से मेरा मतलब यह है कि जो मिसेस पंफरी हैं अपने डॉगी के लिए बहुत सी सुविधाएं देती हैं, जैसे कि उसको सोने के लिए बिस्तर अच्छा वाला मखमल वाला, उसका तकिया होता है एक स्पेशल, और उसको खाने के लिए अलग अलग कटोरे होते हैं, और हर टाइम पे उसको अलग अलग खाना दिया जाता है। तो इसी कारण से जो ट्रिकी था वो काफ़ी मोटा हो चुका था। तो मिसेस पंफरी को चिंता होने लगती है कि हो सकता है मेरा जो कुत्ता है वो अब स्वास्थ्य उसका खराब हो चुका है, न तो ढंग से टहल पा रहा है, न तो चल पा रहा है। तो उनको लगता है कि इसकी तबीयत खराब है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका होता है। और मिसेस पंफरी के पास इतना समय भी नहीं रहता है कि उसको हमेशा टहला सकें। कभी कभी वो उसको ले जा करके गार्डन वगैरह में टहलाती हैं, तो उसके जो स्वास्थ्य था उसमें उतना सुधार नहीं होता है। और अन्य कहानियां भी हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन का मतलब केवल यहीं पे आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि मिसेस पंफरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। अगला है ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगला है ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट। अगला है मिसेस पंफरी सेंट अ लॉट ऑफ एडिबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो यही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जब मिसेस पंफरी डॉक्टर के पास लेकर के जाती हैं डॉगी को, तो डॉक्टर्स कहता है कि यह ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मिसेस पंफरी हर महीने में, हर हफ्ते में उसके लिए, मतलब डॉगी के लिए विभिन्न प्रकार के खाने के सामान और बियर और इस तरीके से भेजती हैं, फ्रूट बियर ये सब भेजती हैं, ताकि उनका जो डॉगी है वो स्वास्थ्य उसका अच्छा हो। लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि इसका स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, बस ये थोड़ा मोटा हो चुका है, इसके खाने पीने में कमी किया जाएगा और थोड़ा चलने फिरने पे मजबूर किया जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग चाहते थे कि ये जो डॉगी है मेरा परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए गेस्ट बना रहे। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल टाट हरी सिंह टू। अनिल हरी सिंह को सिखाता है क्या? कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट, कुक एंड ऐड नंबर्स। बेसिकली यह कहानी एक अनिल और हरी नाम के व्यक्ति की है, जिसमें अनिल एक ईमानदार व्यक्ति रहता है और हरी सिंह एक चोर व्यक्ति रहता है। ठीक है, उसकी कहानी है। तो इसमें कुक राइट एंड ऐड नंबर्स यही से उसको सिखाता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेफ इन द रूम। वेयर वाज द सेफ इन द रूम, मतलब जो तिजोरी थी वो कहाँ थी कमरे में। तो बिहाइंड ए बॉक्स, बिहाइंड ए कर्टन, बिहाइंड अ पॉट, बिहाइंड अ पेंटिंग। बेसिकली यह लेसन आपका सप्लीमेंट्री से लिया गया है, जिसका नाम है नेकलेस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है जिसको किताबों का बहुत शौक होता है। वो साल में केवल एक बार चोरी करता है और चोरी करने के बाद से उसको जो पैसे मिलते हैं उनसे वो किताबें खरीदता है, बाद में उसको महंगे दामों पर बेचता है। तो एक बार
वह पता करके किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है, तो उस घर के जो मालिक रहते हैं वो निकल गए होते हैं बाहर कहीं पहले से ही। और यह जब उसके घर में जाता है तो एक लेडी आती है, और लेडी जब आती है तो वह कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं अपना चाबी भूल गई हूँ तिजोरी की कहीं पे, क्या तुम इस तिजोरी को खोल दोगे? तो वह उस तिजोरी को खोलने का प्रयास करता है। तो बेसिकली यही पूछा गया है कि वह तिजोरी कहाँ रखी होती है। तो तिजोरी जो थी वो पेंटिंग के पीछे रखी होती है, बिहाइंड अ पेंटिंग, ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। द शॉप ऑफ द थियोरेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट, यह जो क्वेश्चन है यह है फुटप्रिंट्स विदाउट फ्रीट, इस लेसन से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक साइंटिस्ट होता है, एक साइंटिस्ट था जो अपने आप को अदृश्य करने की दवा बना रहा होता है, और वह दवा बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और की दिक्कत ये थी उसकी कि वह दवा बनाने में सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन सर्दियों का मौसम था, तो जितने दूर तक कपड़ा पहनता था उतने दूर तक वह दिखाई देने लगता था, जितने दूर नहीं पहनता था उतना दूर वह दिखाई नहीं देता था। तो आँखें और जो उंगलियां थी ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। तो वह सोच रहा था कि क्यों ना हम एक नाटक कंपनी में जाएं और वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार से कपड़े पहन लेंगे जिससे कि मेरा शरीर जो है पूरी तरीके से ढका होगा और कहीं पे कोई जगह खाली नहीं होगी, जिसलिए मुझे लोग पहचान नहीं पाएंगे कि मैं अदृश्य हूँ या किस तरीके का व्यक्ति हूँ। तो बेसिकली थियोरेटिकल कंपनी कहाँ पे थी उसी के बारे में पूछा गया। तो लंदन लेन में, ग्रिफिन लेन में, स्प्रिंग लेन में या डॉरी लेन में। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ध्रुवी लेन में, ठीक है, ध्रुवी लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, यह लेसन ए लेंचो टू गार्ड मतलब ए लेटर टू गार्ड, इस लेसन से लिया गया है यह क्वेश्चन। और इसमें ऑप्शन दिया गया है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेट्यू इन द सिटी, मतलब लेंचो का घर कहाँ पे था? तो टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की ऊंचाइयों पर था। तो यह थे आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका उत्तर आपको कुछ इसी प्रकार से देना है, लेकिन इनका उत्तर जब आप लिखेंगे तो इनके उत्तर को आप OMR सीट में मेंशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा पहले क्वेश्चन का ए वाला सही है, तो मैं क्या करूँगा कि OMR सीट में पहले क्वेश्चन का अपना ए वाला करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ए वाले को गोला कर दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और जिस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन एकदम करेक्ट लगे उसी को आपको गोला करना है, न कि कई क्वेश्चन को। अगर आप एक क्वेश्चन में 2-3 गोला कर देते हैं तो उसका जो मार्क है मतलब कि उसका जो अंक है आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे पार्ट बी स्टार्ट है, इसमें आपका रीडिंग वाले क्वेश्चन होंगे और लिटरेचर वाले ये सब चीज़ें आएंगी, जिसमें आपको बुक के आधार पे भी होगा और ग्रामर के आधार पे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट फॉलो, इस निम्नलिखित पद्यांश को आप पढ़िए और इसके आधार पे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं इस पद्यांश को पढ़ता हूँ। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी is the Statue of Liberty. What impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it come to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France and make the 100-year anniversary of American independence. In 1869, a sculptor Frederick Auguste Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the mystic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and Liberty was packed into 214 crates and sent to New York City. But there was a problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, the New York had not scored the funds to build its foundation. It was not until a New York newspaper implored people and donation that many become available. Finally, on 28th October 1886, Americans celebrated the unveiling of Statue of Liberty. Basically, इस पैसेज में आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण होने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया गया। तो इसमें डोनेशन दिया गया था, मतलब वहाँ के जो
सरकार थी निर्माण नहीं कर पा रही थी, तो लोगों ने इसमें डोनेशन दिया। तो डोनेशन देने के कारण से ही इसका निर्माण 28 अक्टूबर 1886 को किया गया। बाकी इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनका उत्तर आप इसी पैसेज में से ढूंढ करके लिखेंगे। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हुम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट? यह क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन? मतलब कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू? मतलब अमेरिका के लोगों ने किस प्रकार से पैसे इकट्ठे किए उस मूर्ति को बैठाने के लिए? यह भी 2 नंबर में था। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड? मतलब इस पद्यांश में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है रिक्वेस्टेड? तो यह 1 नंबर में। कुल मिलाकर के जो इस तरीके का पैसेज आएगा पार्ट बी से, उसमें आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब राइटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक लेटर राइटिंग आती है। तो लेटर राइटिंग किस पे हो सकती है मैं बता दे रहा हूँ। आपको हो सकता है छुट्टी किसी लेनी हो उसके पे हो सकता है, या किसी मैरिज सेरेमनी में जाना है उस पे हो सकता है, या फीस माफ़ करनी है उस पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस एट होम। मतलब कि अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए जो दिल्ली में रहते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए कि आप उन्हें घर पर कैसे मिस करते हैं। अगला इसी का अथवा वाला करके दिया रहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर टू लीव 5 days। मतलब कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें आप यह बताएं कि आपको अपने बड़ी बहन की मैरिज सेरेमनी में जाना है, जिससे वे आपको 5 दिनों की छुट्टियां दें। तो इस क्वेश्चन को हमने खुद से इंक्लूड किया है, हालांकि आपको 2 लेटर राइटिंग नहीं आती है। ठीक है, केवल एक ही आता है 4 नंबर का, लेकिन हमने इसको इंक्लूड इसलिए किया है ताकि आपको एक पैटर्न बता सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक निबंध लिखना है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब इस फिगर को देख करके आपको इंटरनेट पर एक निबंध लिखना है, और उस निबंध में कुछ जो हिंट्स हैं वो पहले से दिए गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन फॉर्म, सोशल इनोवेशन, क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन कोर्स, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। ये सब चीज़ें जो टॉपिक हैं इसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। जब आप इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे तो आपका 80 से 100 वर्ड्स में हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि आपको लगभग 1 या 1.5 पन्ने में निबंध लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसी का अथवा वाला, राइट अ रिपोर्ट ऑन अ क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब कि अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी जो 80 से 100 शब्द में होगी, और ये अच्छा नंबर का होगा। तो जो पीछे हमने क्वेश्चन बताया निबंध लिखने के लिए, उसी के आधार पर यह भी है। इसमें भी कुछ यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं, तो आप चाहें इसे पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ग्रामर वाला पार्ट है जिसमें आपको एक पैसिव वॉइस, एक नरेशन और एक आपको पंक्चुएट करने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। 2 नंबर का है। इसमें कहा गया है किरण सेड टू हर मदर, कॉमा नोटेड कॉमा में, प्लीज अलाउ मी टू प्ले। क्वेश्चन नंबर बी, चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, आई ईट अ मैंगो, 2 नंबर में है। अगला आपको पंक्चुएट करना है, मतलब कि आपको इसे शुद्ध करना है। हो सकता है कि इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट की दिक्कत हो सकती है। ठीक, या हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत हो सकती है, तो आपको उसे ठीक करना है। यहाँ पे लिखा गया है द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स। यहाँ पे 2 देख सकते हैं, टी स्मॉल लेटर है तो आप इसे कैपिटल कर सकते हैं, बाकी फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप को सही कर सकते हैं, और यह 2 नंबर में इस तरीके का पूछा जाता है। अगला आपको एक ट्रांसलेट करने के लिए आता है जिसमें आपको एक पैसेज दिया होगा हिंदी में और उसका आपको अनुवाद करना होगा इंग्लिश में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षक हैं। इसमें हमने हिंदी का एक और पैसेज खुद से ऐड किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके का कौन सा टेंस पूछा जा सकता है। तो हो सकता है आपको पास्ट टेंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी कहानियाँ होती हैं ज़्यादातर पास्ट टेंस में ही बनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राजा था, उसके राज्य में सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण हाथियों का एक झुंड परेशान था। उनके छोटे बच्चे प्यास से मर रहे थे। पानी की खोज में वे अपने नेतृत्व के पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। भाग्यवश उन्हें एक बड़ी झील मिल गई। सभी ने खूब नहाया और पानी पिया, परंतु झील के किनारे रहने वाले खरगोशों की कठिनाइयों के कारण मैं वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ा। मतलब कि ये पानी पीने, ये इनको रास्ते में एक झील तो मिली, लेकिन झील के पास खरगोश थे सब, तो खरगोशों को कठिनाइयाँ हो रही थी, इसलिए बाद में हाथियों का झुंड वहाँ से चला गया। तो इस तरीके का जो ट्रांसलेशन आता है वो 4 नंबर का आता है। नेक्स्ट अब लिटरेचर होगा। तो लिटरेचर में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनके आंसर आपको लिखने होंगे। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ वेरी शॉर्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको इनके उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों में, और यह 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, तो 5वां में 2 है, इसलिए यह 3-3 नंबर मतलब 6 नंबर का। यहाँ पे कहा गया है वाई वाज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, मतलब जो छोटा समुद्री पक्षी था वो उड़ने से क्यों भयभीत होता था। इसी का अथवा वाला है वाई वाज लेंचो साउल फील्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। अब क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, वली ने किस तरीके से पैसे बचाए बस की टिकट के लिए। अथवा वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर क्यों क्रोधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 60 शब्दों में। यह 4 नंबर में पूछा गया है। डू यू थिंक वली इंजॉयड हर फर्स्ट राइड, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर एग्जाम्पल आंसर, मतलब क्या आप सोचते हैं कि वली ने अपनी पहली यात्रा अच्छे से एंजॉय की, और इसको समझाने के लिए आप एक उदाहरण दीजिए। अगला है हाउ डिड मंडेला आइडिया टू फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला में को किस प्रकार से एक विचार आया अपनी आज़ादी को बदलने के लिए और अपनी आयु के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब कि ए टाइगर इन द जू और ए टाइगर इन द जंगल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है आपको लिखना है। बेसिकली यह पोएट्री से लिया गया है जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ठीक, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो 3 नंबर में अथवा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आपको 4 लाइन की एक कविता लिखनी है और ध्यान रखना है कि वह 4 लाइन की कविता इस प्रश्न पत्र में न हो, लेकिन आपके सिलेबस में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और इस तरीके का जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, मतलब कि किन्हीं एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया से मतलब होता है कि इस लेसन के लेखक कौन है, और इस लेसन में कहा क्या गया है, और इस लेसन को आपको व्याख्या करनी होती है, मतलब रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक, तो फायर एंड आइस, द ट्रीज और एनिमल्स, आप इनमें से किसी एक का याद कर लीजिए। इस बार किसी न किसी का आपको अपने इस एग्जाम में पूछा जाएगा। ज़्यादातर चांसेस हैं फायर एंड आइस पूछा जाए और एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अब आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसका उत्तर 30 से 40 शब्दों में हो। 30 से 40 से मतलब है कि जो बोर्ड की कॉपी होती है उसका आधा पेज आप भर दें। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, मतलब डॉक्टर ने ट्रिकी को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें की। अगला है व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट, ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था, क्या उसने ऐसा किया। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन है और केवल 3 नंबर में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है 60 शब्दों में, और यह 4 नंबर का है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द होल इंसिडेंट बिटवीन हॉरेस डेनबी एंड लेडी,
मतलब हॉरेस डेनबी और लेडी के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई उसको आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन से दैट द लेडी वाज मोर प्रोफेशनल दैन हॉरेस डेनबी, मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि हॉरेस डेनबी की अपेक्षाकृत जो लेडी थी वो ज़्यादा प्रोफेशनल थी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इस तरीके से यह क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है, जिसको हमने खुद से डिज़ाइन किया था और आप इसे देख रहे थे बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशंस और इसका क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले वल्ली वाला जो लेसन है यानी कि मैडम राइड्स द बस, आप उस लेसन को तैयार कर लीजिएगा और लेंचो वाला जो लेसन है उसको तैयार कर लीजिएगा। साथ में 2 कविताएं याद कीजिएगा, आप फायर एंड आइस याद कर लीजिएगा और एक अमांडा और एक एनिमल्स वाला, इन तीनों कविताओं को याद कीजिएगा और इन तीनों कविताओं के लेखक का नाम याद कीजिएगा। ठीक, ताकि सेंट्रल आइडिया आए तो भी आप लिख दें और 4 लाइन की कविता है तो भी आप लिख दें। ठीक है, और आपके इस यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो ट्रिकी मतलब कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यह वाला लेसन जो है उसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा और फुटप्रिंट्स विदाउट हीट इस लेसन को भी क्लियर कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप क्लियर करने हैं, तो आपको ये जो सिगुल वाला लेसन है जिसमें एक पक्षी होता है जो उड़ने से डरता रहता है, तो इस तरीके से आपका इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।